हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नगर पालिका को लेकर के जो एमसीक्यूज की हम बात कर रहे थे, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि आपके पास उन तमाम प्रश्नों को लाया गया मेरे द्वारा। मैं आपको अपना क्रांति सर सुराजा इसके इस डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजाना आपके लिए एमसीक्यूज की सीरीज ला रहा हूं। इससे पूर्व आपको 73वें संविधान संशोधन जो 1992 का है, जिसे हमने 24 अप्रैल 1993 में लागू किया था, उससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने लाए गए, जो कि पंचायती राज को और उससे संबंधित था। अब जो मैं सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, इससे पूर्व भी आपके पास लेक्चर दिया जा चुका है, वो है स्पेशली 74वें संविधान संशोधन 1992, जिसे हमने 1 जून 1993 में लागू किया था नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत को लेकर के। और हमने देखा था कि संविधान के भाग 9 क में किस प्रकार से 18 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। हमने ये भी देखा था कि 243 से लेकर के 243 कुल 18 अनुच्छेद, हमने अनुसूची 12 को भी लेकर के बात किया था। तो इसी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत को लेकर के आज का हमारा अंतिम लेक्चर है, जिसमें कि मैं एमसीक्यूज लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे सामने क्या कुछ प्रश्न आता है। बात करें प्रश्नों की, तो देखिए प्रथम प्रश्न, डिटेल तो आपको दिया ही जाता है ताकि आपके पास इससे संबंधित अगर कोई और प्रश्न आए तो आसानी से बन जाए, प्रश्न पढ़ा जाए। चलिए साथ ही साथ हम प्रश्न को हल भी करते जाएंगे, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको हाईलाइट करना है वो है वार्ड समिति, और यहाँ पे नगर पंचायत बोल रहा है। अब नगर पंचायत बोल रहा है, मतलब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि 74वें संविधान संशोधन से जो भारतीय संविधान में भाग 9 का जो जोड़ा गया है, जहाँ पे हम नगर पालिका की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो सब कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। आपको 12वीं अनुसूची की विषय याद होना चाहिए। आपके पास ये याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 9 क की अगर मैं बात कर दूं, तो वहां पे जो 18 अनुच्छेद दिए गए हैं, 243 से लेकर के 243 तक, वो सब आपको पता होना चाहिए। यहां तक कि आपको छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की कुछ धाराओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के ऐसे प्रश्न काफी आसानी से हल होते हैं। फिलहाल हम प्रश्नों की बात करें, वार्ड समिति आपके पास दी गई है, और ये कह रहा है कि ऊपर हमने 4 स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है। अभी इन 4 स्टेटमेंट से सही क्या है ये आपको बताना है। ठीक, ये बात कह रहा है, तो चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर के वार्ड समिति बनाई जाती है, अर्थात ये वार्ड समिति के गठन की बात कर रहा है। अभी स्टेटमेंट सही है या गलत? तो पहली बात अगर ये कहा जाए तो भाई ये स्टेटमेंट सही है। अब बात उठती है कि सर आप स्टेटमेंट सही तो कह रहे हो, इसका कोई आधार होगा, संवैधानिक आधार? हाँ, हमारे पास संवैधानिक आधार है। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत आप जाते हो, क्या कह रहा हूं मैं जो आपको कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट में 243 में अगर आप जाते हो तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही होता है, जहां पर ये बात कही गई वार्ड समिति के गठन की। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, और हमने यहाँ पे देखिए संवैधानिक तौर पर आपको आधार भी दे दिए। दूसरा कह रहा है कि इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होंगे। अब ये भी स्टेटमेंट सही है कि वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्यों की बात करें, मतलब सदस्य वही होंगे जो वार्डों में निर्वाचित हुए, जिनका चुनाव हुआ है। अब इसके लिए भी अगर आप आधार देखना चाहोगे तो आपके पास देखिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 आपके पास है। वहां पर यह बात कही गई है कि भाई आप निर्वाचित पार्षद जो होंगे वो इस वार्ड समिति के सदस्य होंगे, क्योंकि वार्ड समिति का जब गठन किया जाता है तो विशेष तौर पर वहां पे एक बिंदु दी गई है कि ऐसे नगर पालिका या नगर पंचायत की हम बात करें जहां पे 3 लाख, कम से कम 3 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए और उससे अधिक, तो एक या एक से अधिक वार्ड से चुने हुए जो निर्वाचित सदस्य होंगे और जो वार्ड होंगे उनको मिला करके आप वार्ड समिति का गठन करिए, अनुच्छेद 243 और जब आप 243 के तहत आपने वार्ड समिति का गठन कर दिया तो अब बात आती है सदस्यों की। तो सदस्य कौन होंगे भाई? वही जो वार्डों से मिलाकर के जो आपने वार्ड समिति बनाई है, उनमें आप क्या करिए, आप जानते हो कि वहां पे निर्वाचित सदस्य होंगे, वार्ड मेंबर, जो पार्षद होते हैं जिसे आप कहते हो। तो आपने क्या किया, अब उनको ऐसे सदस्य के तौर पर वहां पे दिखाई देंगे आपके पास। तो इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते, वो हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट सही हो गया। अब मैंने बोला कि आपको साथ ही साथ क्या याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961, जिसमें कि धारा 72 के अंतर्गत आपके पास ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी याद हो गया।
नेक्स्ट बोल रहा है वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ देखिए 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब आप छत्तीसगढ़ नगरपालिका परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1961 का अगर आप देखोगे तो आपको यह भी पता चलेगा, साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एस की भी मैंने बात किया। जब इन दोनों का आप एक साथ अध्ययन करोगे तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि आपने वार्ड समिति का गठन कर दिया एक से अधिक वार्डों को लेकर के। अब उस वार्डों में जो निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब कि पार्षद है, वो सामने आएंगे। अब क्या किया जाएगा कि जो वार्ड समिति का अध्यक्ष है उनके अनुशंसा पर, याद रखिए उनके अनुशंसा पर, मतलब वो बात कहेंगे किसके पास? महापौर के पास। तो जो महापौर है वो 2 व्यक्तियों को नामित करेगा। लेकिन वो 2 व्यक्ति कौन होंगे? वो 2 व्यक्ति वो लोग होते हैं जिनको उस नगर पालिका परिषद जो है उनके कार्यों के लिए उनको विशेष अनुभव होगा। और तो और ये बात है कि उनमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो पार्षद बन सके, इतनी अहर्ता उनमें होनी चाहिए। ये भी एक बिंदु उसमें दिया गया है। तो बात बिल्कुल सही होगी फिर तो ये सेकंड स्टेटमेंट कि वार्डों में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति मनोनीत किए जाएंगे। तो कौन करता है भाई? वार्ड समिति का अध्यक्ष की अनुशंसा पे महापौर करता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। और चौथा हम देखें, वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा वो नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा नहीं, अपितु जब वार्ड समिति का आपने गठन कर दिया तो इनकी जो पहली बैठक होगी उसमें निर्वाचित सदस्य आएंगे वार्डों से। तो वार्डों से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक सदस्य को चुनेंगे। तो आपका चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब आप किसे सेलेक्ट करोगे? आपके पास 4 विकल्प दिए रहेंगे, ए बी सी और डी। उनमें से आप देख लीजिएगा 1, 2 और 3 जहां स्टेटमेंट आते हैं वो आपका करेक्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं हमारे पास ये ऑप्शन है क्या। चलिए फिर हमारा पुष्टि भी हो जाएगा कि हमने जो यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है दैट इज द राइट वन। तो देखिए आपके पास सी फॉर कैट में दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 क्या दर्शा रहा है कि आपके पास जो 3 स्टेटमेंट आपने एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल सही हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना इसे ध्यान से सुनिए करो, क्योंकि यही आपके आने वाले अगले प्रश्न का एक आधार बनता है। आधार। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, ये लीजिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, विधि व्यवसाय मतलब एडवोकेट, ठीक, तो विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? अब भाई आप विधि व्यवसायी ठीक है, आप केस लड़ रहे हो ठीक है, लेकिन आप वर्तमान में क्या हो? यहाँ देखो ना, पार्षद हो वर्तमान में। हाँ, आप खुद क्या हो? पार्षद हो वर्तमान में। अब मानते कि आप विधि व्यवसायी हो लेकिन आप वर्तमान में पार्षद हो ना, आप तो निर्वाचित हो। और आप किसी व्यक्ति का केस लड़ना चाह रहे हो, वो भी किसके खिलाफ? आप नगर पालिका परिषद के ही विरुद्ध लड़ना चाहते हो। ये देखिए के विरुद्ध। तब क्या होगा? तब नियमानुसार ये कहा जाता है कि जो कलेक्टर उस समय पद में रहेंगे वो क्या करेंगे? ऐसे पार्षद को पद से ही हटा देते हैं। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो सही है कि कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। ये आप याद रखोगे। अब बात उठती है कि सर इसके लिए हम आधार कहाँ से देखेंगे? आधार की अगर बात करें तो आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत अगर आप जाते हो तो ये सारी बिंदु आपके पास वहां देखने के लिए मिलता है। क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर माय डियर? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। लेकिन याद रखिएगा अगर आपके पास ऐसा बोल दे कि सर अब छत्तीसगढ़, वैसे तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 में बहुत सारी धाराएं हैं, तो धारा में आपके पास लगभग 41 या 42 में दिया गया, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो क्या कहा मैंने? 41 धारा 41 में आप देखोगे तो इसके बारे में बात मिल जाएगी आपको, कलेक्टर उसे पद से हटाता है जो। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अब आपके पास फिर से एक प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? अब दोनों ही दे दिया। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। तभी तो भैया जब उसको 24 अप्रैल 1993 में आपने लागू किया पूरे देश में, तो 24 अप्रैल को आप क्या मनाते हो? पंचायती राज मनाते हो, पंचायती राज दिवस। और जो 74वां संविधान संशोधन है वो तो नगर पालिका से संबंधित है, लेकिन वो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था, इतना हम जानते हैं। अब हम हमारे पास 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट दिए गए। हमें यह देखना है कि कौन इनका सृजन करता है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों को मिलाकर के दिया गया। पहले में दिया गया राज्य निर्वाचन आयोग।
अब आप देखोगे तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों में ही राज्य निर्वाचन की बात किया गया है। तो जब आप 73वां की बात करते हैं तो आपके पास 243 के याद रखना है 73वें संविधान संशोधन के लिए। और वही जब आप 74वें संविधान संशोधन की बात करोगे तब आपके पास देखो 74वें संविधान संशोधन में 243 पी से 243 जेड जी तक हम जाते हैं 18 अनुच्छेद। उस 18 अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद जो है 74वें संविधान संशोधन भाग 9 क के अंतर्गत जहां राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है वहां पर हमारे पास संविधान में दिखाई देगा बेटा 243 जेड के की बात कर रहा था, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 243 जेड के जो कि जेड ए सॉरी जहां पे राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेगा, ये चीज याद रखेंगे 243 जेड ए। तो ये जो 243 जेड ए दिखाई दे रहा है वो किससे संबंधित है 74वें संविधान संशोधन। तो देखो ये हमारा सही हो गया, दोनों से रिलेटेड। वैसे ही अगर मैं तीसरे की अगर बात करूं, तीसरा बोल रहा है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग आपका 73वें संविधान संशोधन में दिया गया है 243 आई। और वही अगर 74वें संविधान संशोधन में जाऊंगा तो यहाँ पे 243 वाई की बात करता है, 243 वाई, ठीक है। ये आई की बात करेगा, ये वाई की बात करेगा। तो भाई तीसरा भी सही हो गया। अब दूसरा दूसरा अगर मैं बात करूं तो जिला नियोजन समिति। अब ये जिला नियोजन समिति ना आपको 73वें में नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन में आपको दिखाई दे देगा। तो 74वें संविधान संशोधन में जिला नियोजन समिति की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आंसर आएगा आपके पास 243 द आंसर इज जेड ए जेड डी 243 जेड डी के अंतर्गत आपको दिखाई देगा, ये आप याद रखोगे। क्या कह रहा हूं मैं, यहां देखेंगे जिला नियोजन समिति जेड डी के अंतर्गत आता है बेटा, ये याद रखना। तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये दिखाई दे देगा। मतलब कि ये तीन तो आ गया। चौथा क्या कह रहे हैं, राज्य संपत्ति कर मूल निर्धारण बोर्ड। तो ये इसके अंतर्गत आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो चौथा हम छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग, ये तो आपको पता ही चल होगा इसके नाम से कि ये चुनाव संबंधित कार्य करेगा। वित्त आयोग जो है फाइनेंशियली सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। जिला नियोजन समिति क्या करता है, जिला नियोजन समिति का कार्य ये रहेगा कि नगर पालिका परिषद हो गया, पंचायत हो गया आपके पास, सॉरी नगर पंचायत वाले हो गए, तो यहाँ पर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका समेकन करेगा। और तो और आर्थिक विकास संबंधित जो कार्य होंगे उनका वो एक खांचा तैयार करेगा और उसके बारे में भी सरकार के पास भेजता है, संबंधित बातें लागू नहीं करेगा, उससे संबंधित डेटा उनको देता है। तो ये जिला नियोजन समिति का कार्य होता है। तो हमारा 1, 2 और 3 जो है नहीं है, चौथा हमारा नहीं है। हम ऐसे स्टेटमेंट को देखेंगे जहां पे ये 3 आ जाए, 1, 2 और 3। चलो बात करते हैं कौन सा आएगा, यहाँ देखते हैं। ये देखिए बी फॉर बॉल, 1, 2 और 3 इज योर आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीजों की व्यवस्था करता है। तो स्पेशली यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन की बात कर दिया, स्पेशली 73वां मतलब कि पंचायत से संबंधित है। तो आप किस में चल जाओगे, भारतीय संविधान के भाग 9 में चले जाओगे जहां पर 16 अनुच्छेद मिलेंगे 243 से लेकर 243 ओ तक। आपके पास एक अनुसूची मिलेगी 11वीं अनुसूची जिसमें विषय दिए गए हैं इससे संबंधित, ठीक है। तो बस उसको आपको ध्यान में रखना और आपके पास सारा प्रश्न जो है हल हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम पढ़ते हैं पहला बोल रहा है जिला योजना समितियों का गठन। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जिला योजना समितियों का गठन तो है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है 243 जेड डी हमने देखा हमने। जबकि 73वें संविधान संशोधन कहां तक गया है 243 ओ तक गया है। तो फिर ये तो है ही नहीं ना, ये तो आएगा नहीं, ये तो 243 जेड जी का खेल है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको काट देना पड़ेगा। ये काट दीजिए पहला। क्लियर हो गया। देखिए मैं आधार भी आपको देता जा रहा हूं, आप इसे लिखते भी चलेंगे माय डियर, जो काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो जेड जी हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि जेड डी नहीं आता, ओ तक आता है 73वें संविधान संशोधन में। फिर दूसरा बोला राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव होगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करती है तो अभी तो मैंने आपको बताया ना कि 243 के 73वां संविधान संशोधन, तो सेकंड आपका सही हो गया। त्रिपुरा राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, तो और अभी बताया था राज्य वित्त आयोग 243 आई
किसके अंतर्गत? अगेन 73वां संविधान संशोधन। तो भैया दूसरा और तीसरा आपका सही है। मतलब कि अब आप क्या करोगे, आप एक ऐसे स्टेटमेंट का सिलेक्शन करोगे जो आपके विकल्प 2 और 3 सही बताएं। तो देख लेते हैं 2 और 3 हमारा आ रहा है कि नहीं एक बार। यहाँ देखिए, सी फॉर कैट, देखिए विकल्प 2 और 3 सही है, बोल रहे हैं ना केवल 2 और 3। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन कर दिया। अभी तो मैंने आपको बताया था, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन की बात किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन। संविधान का भाग 9 क नगर पालिकाओं की बात कही गई। 12वीं अनुसूची आप याद कर लीजिए, कुल 18 अनुच्छेद याद कर लीजिए। 243 से लेकर के 243 तक का आप देख लीजिए। और उसी के अंतर्गत आपके पास जिला योजना समिति की बात आएगी, जो कि आर्थिक विकास और जो नगर पालिका परिषद के द्वारा योजनाएं बनाए जाते हैं उनका समेकन करता है और डेटा जो है सरकार को देता है। ये सब जानकारी है हमें। तो कौन सा अनुच्छेद? 243 ZD। तो देखिए डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया, अनुच्छेद 243 ZD इज योर आंसर। इसलिए कहा जा रहा है कि आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो आने वाले कई प्रश्न आपसे हल हो जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, देखिए प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 74वें संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? किसका प्रावधान किया गया है? और यहाँ पे अब आपके पास देखिए 74वां संविधान संशोधन, तो अभी तो बताया था ना नगर पालिकाओं से संबंधित है, भाग 9 क 243 से 243 ZG, कुल 18 अनुच्छेद, अनुसूची 12, ये सब बता चुका हूँ। अब आपके पास 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे दिए गए हैं। अब चारों में देखना है कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। तो देखिए अभी तो वार्ड समिति में मैंने बताया 243 हमने क्या देखा, जेड सॉरी 243 इसमें आ जाएगा एस, वार्ड समितियों से संबंधित। अभी हमने बात किया था ना वार्ड समिति क्या होता है। तो वार्ड समिति 243S, जहाँ पे कई वार्डों को मिलाकर के नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत वाले क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो वहां पर एक से अधिक वार्डों को मिला करके एक वार्ड समिति बनाई जाएगी। अभी हमने बात किया था जहाँ पे जनसंख्या 3 लाख या 3 लाख से अधिक की होनी चाहिए। हो गया, ये तो सही है 74वें संविधान संशोधन। जिला योजना समिति का भी हमने देखा था, क्या था 243ZD। अभी मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, हमने देखा था एक्सप्लेनेशन कि इसका मुख्य कार्य है कि जिला के अंतर्गत यहाँ पे जो वर्क हो रहा है नगर पालिकाओं के द्वारा परिषद के द्वारा उनकी योजनाओं का समीकरण करना और आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार को डेटा प्रोवाइड करना। ये भी सही हो गया। महानगर आयोजन समिति, अब ये जो महानगर आयोजन समिति ये भी इसके अंतर्गत आता है क्योंकि विशेष तौर पे महानगरों के अंतर्गत जो योजनाएं हैं और उनका आर्थिक विकास करने के लिए योजनाओं का जो बनाया गया है उसके अंतर्गत उनका समेकन करेगा और आर्थिक विकास करने के लिए कुछ जो आंकड़े हैं वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो इसके लिए आपके पास कौन सा अनुच्छेद है? जब हम महानगर आयोजन समिति की बात करें तो इसके अंतर्गत आएगा 243 ZE, याद रखिएगा ये जेड 243ZE। तो 243ZE जो है वो आपके पास महानगर से संबंधित बात आती है बेटा, ये बिल्कुल आप याद रखिए। कई बार आपके पास प्रश्न अगर इस तरीके से अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब ZE महानगर क्या है? महानगर से संबंधित मैंने आपको बात बताया कि महानगर की अगर बात आती है तो आपको बस इतना याद रखना है कि महानगर वही कार्य करेगा जिस तरीके से आपके पास जिला समिति को लेकर के बात चल रही थी, मगर महानगर को लेकर के वर्क करता है। तो आपके पास देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा तो है 100% करेक्ट, तो 2, 3 और 4 तो आपका आंसर आएगा ही। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नगर पालिका समिति दे दी है ना, तो यहाँ पर एक डाउट क्रिएट ये होता है कि जब आप अनुच्छेद 243S पढ़ते हो, 243S, तो इसी के अंतर्गत यह भी बात कही गई है, ध्यान से सुनिएगा, कि वार्ड समितियों का तो बात कही गई है, इसके अतिरिक्त और अन्य समितियों का भी निर्माण किया जाता, गठन किया जा सकता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा, ये भी बात कही गई। तो अन्य समितियां बोल देती है ना, तब जाकर के नगर पालिका समिति को लेकर के CGPSC ने जब ये प्रश्न दिया था तो इसको सही माना, क्योंकि अन्य समितियों के मतलब कि वार्ड समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों का,
गठन किया जा सकता है, ऐसा बात कहता है वो संविधान में। तो अन्य समितियों में नगर पालिका समितियां कोई भी हो सकती है। इसलिए अगर सीजीपीएससी ने अगर वो बात कही थी, या फिर अगर मैं ये बात कहूँ उस संविधान के उस एक पॉइंट को लेकर के अगर बात करोगे, तो 1 2 3 4 सभी सही हो जाते हैं हमारे पास, सभी। क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने, एक बार उसे ध्यान से सुनना बेटा, जो चीज मैंने आपके बात कही, क्या बात कही गई है आपके पास ये बोला गया है कि जब आप 243 के अंतर्गत जाओगे तो खंड 5 वहां पे देता है, जहां पर राज्य विधानमंडल जो है नगर पालिकाओं के लिए वार्ड समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों का वहां पे गठन कर सकता है। तो अन्य समिति में तो कोई भी समिति हो सकती है, इसलिए नगर पालिका समितियों को भी पीएससी ने इसको सही ले लिया था। तो अगर वैसा देखेंगे तो 1 2 3 और 4 सभी सही होंगे। क्लियर होगा? अन्यथा अगर आप उस स्टेटमेंट को ना ले, खंड 5 वाले को, अनुच्छेद 243 के तहत, तो आपके पास सिर्फ 2 3 और 4 आएगा। ठीक, तो डिपेंड करता है कि आपके पास प्रश्न कब और किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो फिलहाल आपके पास 2 3 4 100% है, इसमें थोड़ा सा शंका रहती है विद्यार्थियों को। ठीक, तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है। देखो हमारे पास बी ऑप्शन भी है, 1 2 3 4 और एक ऑप्शन है 2 3 4। तो अगर मैं नगर पालिका समितियों को खंड 5 के आधार पर लूँ कि अन्य समितियों का निर्धारण मतलब गठन कर सकता है, तो आपके पास बी फॉर बॉल भी आ जाएगा। ओके, नाउ ये लीजिए प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ देखें। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, अभी बताया था महानगर योजना समिति, आप अनुच्छेद याद रखोगे 243 याद रखो, मैंने बताया 74वां संविधान संशोधन याद रखिए। आपको ये भी बात कही गई कि भारतीय संविधान के भाग 9 को याद रखिए। आपको ये भी बताया गया 243 बी से लेकर के जेड जी तक याद रखो, कुल आपके पास वहां पे 18 अनुच्छेद आते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 3 विकल्प आपके पास दिए गए, 3 स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट चलो यहाँ होकर के पढ़ूंगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ये कह रहा है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित है। हाँ भैया, भारतीय संविधान के अंतर्गत तो गठित है ना, तभी तो मैंने आपको आधार बता दिया 243 जेड ई याद रखो। हो गया इतना। नेक्स्ट, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, अभी मैंने बताया ना विकास योजना का प्रारूप तैयार करता है ये, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा बोल रहा है उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने की बात कर रहा है। देखो भैया, योजनाओं को लागू नहीं करता, सरकार के पास आंकड़े बस भेजता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपके पास पहला और दूसरा स्टेटमेंट बस सही होना चाहिए, और ए फॉर एप्पल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 ही हमारा सही है, इसलिए आप ऑप्शन 1 और 2 को जाओगे एंड दैट विल बी योर आंसर। इज दिस क्लियर? हो गया, एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ माय डियर। चलो नेक्स्ट देखा जाए। चलिए ठीक, तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न, और इसी के साथ जो नगर पालिका को लेकर के मैं एमसीक्यूज की सीरीज ला रहा था वो यहीं समाप्त होता है। अब जल्द ही आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के विशेष तौर पे कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर के आऊँगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। चाहे आप कोई भी आगामी परीक्षा देना चाहो, या तो व्यापम के अंतर्गत आने वाला एडीओ की बात कर दूँ, या पीएससी के अंतर्गत आने वाले जैसे एडीआई आने वाला इत्यादि, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन जो आता है वहाँ पे पंचायती राज से संबंधित प्रश्न आपके पास पूछता ही है। तो चलिए यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ, मिलते हैं दोबारा आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर।